सुनिए, डिस्चार्ज कंसेप्ट क्या होता है? ये शब्द आपने अपने जीवन में कभी ना कभी, कहीं न कहीं यूज़ करा होगा निश्चित रूप से। आपने मोबाइल चार्ज किया और आपका मित्र, आपका दोस्त गाना सुन रहा है, वीडियोज़ देख रहा है। तो आप गुस्से में उसको बोलते हो कि मैं मेरा मोबाइल रख दो, डिस्चार्ज हो जाएगा। उसी तरह एक व्यक्ति सुबह से शाम तक काम करता है, अब शाम को वो काम नहीं कर पा रहा है, तो उसके बगल वाले लोग मज़ाकिया अंदाज में बोलता है, डिस्चार्ज हो गया है। तो हमारे व्यावहारिक जीवन में बहुत सारी जगह डिस्चार्ज शब्द का हम यूज़ करते हैं, लेकिन फिज़िक्स में डिस्चार्ज शब्द का क्या मतलब होता है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। आप हॉस्पिटल से जब छूटते हैं, तो समय भी बोला जाता है कि डिस्चार्ज कर दिया गया है। लेकिन फिज़िक्स में डिस्चार्ज शब्द का क्या मतलब होता है, इस चीज़ को आज हमें देखनी है। तो सुनिए फिज़िक्स में डिस्चार्ज शब्द का क्या मतलब होता है। मान लीजिए हमारे पास ये 2 ऑब्जेक्ट है और इस दोनों ऑब्जेक्ट को हमें चार्ज करनी है। तो चार्ज करने का अभी तक हमारे पास क्या तरीका है? घर्षित कर दो। अभी तक चार्ज करने का हमारे पास जो भी तरीका है एक एक ही तरी जो भी तरीका क्या है? एक ही तरीका अभी तक और वो कौन-सा तरीका है? वस्तु को आप घर्षित कर दो। जो ही वस्तु को घर्षित करेंगे, वस्तु चार्ज हो जाएगा। लेकिन घर्षित कैसे करें? क्या इसको हम मुँह से बोल दें घर्षित हो जाओ, ये घर्षित हो जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें इसको पकड़ना होगा और फ़ोर्स लगाकर ऐसे करना होगा, इस तरह से। ये देखिए, जब आप ऐसे करेंगे फ़ोर्स लगाकर, तो आपकी कुछ एनर्जी खर्च होगी। ये जो एनर्जी आपकी खर्च हुई, ये एनर्जी कहाँ गई? मान लीजिए आपको घर्षित करने में 100 जूल ऊर्जा खर्च हो गया। घर्षित करने में आपका 100 जूल ऊर्जा खर्च हो गया। ये 100 जूल ऊर्जा कहाँ गया? जब आपने इसको घर्षित करा, 100 जूल ऊर्जा खर्च हुआ और आपको हिसाब देनी है कि ये 100 जूल ऊर्जा कहाँ गया? कहाँ गया 100 जूल? बर्बाद हो गई? नहीं, ऊर्जा बर्बाद नहीं हो सकती है। सबको मालूम है एनर्जी कंजर्व होती है, एनर्जी संरक्षित होती है। हम एनर्जी को बढ़ा और घटा नहीं सकते हैं। पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी कांस्टेंट होती है। यदि पूरे ब्रह्मांड में 1000 यूनिट एनर्जी है, तो हमेशा 1000 यूनिट ही एनर्जी रहेगी। ना तो ये एनर्जी बढ़ेगी, ना ही ये एनर्जी घटेगी। एनर्जी के बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, बहुत सारे फॉर्म होते हैं। विद्युत ऊर्जा होता है, प्रकाश ऊर्जा होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है, बहुत सारे। इसी तरह से आप हीट एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, बहुत तरह तरह के एनर्जी हो सकते हैं। ये सब एनर्जी मिलाकर टोटल कितना यूनिट? 1000 यूनिट है। हमेशा 1000 यूनिट ही रहेगा। एनर्जी बढ़ और घट नहीं सकती है। अब आपके पास सवाल होगा कि हम तो सुबह में खाते हैं, हमें केमिकल एनर्जी मिलता है खाना से, रासायनिक ऊर्जा मिलता है और शाम तक में वो ऊर्जा खत्म हो जाती है। तो ऊर्जा तो हमारा खर्च हुआ, ऊर्जा तो हमारा घटा, ऊर्जा घटा। और आप बोल रहे हो कि ऊर्जा घट नहीं सकता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा नहीं घट सकती है, लेकिन हम जो खाते हैं, हमें जो ऊर्जा मिलती है, फिर वो ऊर्जा शाम तक में घट जाती है। ये क्या है? ऊर्जा तो घट गई यहाँ पर और आप बोल रहे हो कि ऊर्जा नहीं घट सकती है। तो इसको थोड़ा ऐसे समझ लीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पर एक ये टंकी है और इस टंकी में पानी है। 1000 लीटर पानी है इसमें, 1000 लीटर। और हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, एक व्यवस्था बनाया हुआ है। यहाँ से हमने क्या किया? एक पाइप लाया, यहाँ एक नल लगा दिया और यहाँ पर एक बेसिन हमने लगा दिया। बेसिन जिसमें हम फेस वॉश करते हैं, हाथ धोते हैं, कपड़ा साफ कर सकते हैं। और बेसिन में आप ध्यान से देखेंगे एक तरफ क्या रहता है? आउटलेट। आउटलेट का मतलब जो वेस्टेज पानी है वो बाहर जाएगा। कहाँ जाएगा? या तो आप यहाँ टब लगाए रहते हैं या टैंक बनाए हुए रहते हैं या डस्टबिन रहता है, इसमें जाता है। अभी देखिए, अभी डस्टबिन में कितना लीटर पानी है? 0। यहाँ कितना है? 1000। तो टोटल पानी अभी हमारे पास कितना है? टोटल पानी है 1000 प्लस 0, ये देखिए, तो बराबर 1000। अभी टोटल 1000 लीटर पानी है। अब हमने क्या किया? नल का स्विच ऑन किया। नल का स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ से पानी आया। ये देखिए,
इसको देखिए और इसको देखिए, यहां से पानी आया और जब पानी गिर रहा था तो आपने बीच में अपना मुंह रख दिया, तो मुंह पर जो भी धूल कण था या हाथ रख दिया तो हाथ पर जो भी धूल कण था वो हट गया और पानी के साथ यहां से कहां चला गया, ये देखिए वेस्टेज में चला गया। 1 लीटर पानी लगा आपको अपना फेस धोने में, 1 लीटर। तो बताइए अब इसमें कितना बचा, 999। तो मुझे बताइए पानी घट गया या बढ़ गया, घट गया। मुझे तो नहीं लग रहा है पानी घटा। पानी 999 यहाँ है और 1 लीटर यहाँ है, कितना, 999 प्लस 1 बराबर 1000। अभी भी पानी क्या है, 1000 ही है। क्या हुआ यहाँ पर, पानी पहले 1000 था, अभी भी 1000 है, लेकिन बीच में एक चीज हुआ, वर्क। बीच में हमारा क्या हुआ, वर्क हुआ, कार्य हुआ, कौन सा, हाथ धोने का। तो यहां से जो पानी आया वो क्या करने के लिए आया, आपका हाथ धोने के लिए आया या फिर वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रहा है। तो पानी को ये याद नहीं है कि आपका हाथ धोना है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाता है और आप बीच में हाथ घुसा देते हैं तो आपका काम हो जाता है। ये है प्योर वाटर और ये वेस्ट वाटर। ये तो प्योर वाटर और वेस्ट वाटर, यानी वाटर ने अपना स्वरूप बदल लिया, ये साफ पानी है और ये गंदा पानी है। तो वाटर का केवल स्वरूप बदला, लेकिन बीच में क्या हुआ, काम हुआ हमारा, लेकिन टोटल पानी कितना है, 1000 लीटर ही है। अब आप बोलोगे कि पानी घटा, अब मैं पूछूंगा पानी घटा या बढ़ा, तो आप क्या बोलेंगे, किसका, मैं बोलूंगा टंकी का, बोलेंगे घटेगा, घट गया है। वो ये डस्टबिन का बढ़ गया, मैं बोलूंगा टोटल पानी 1000 ही है। अब समझ आ रहा है, आप जो खाना खाते हैं सुबह में आपकी एनर्जी बढ़ा और शाम तक वो एनर्जी खत्म हो जाती है, आपकी एनर्जी घटी है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी अभी भी कितना है, क्योंकि आपकी एनर्जी जो निकली शरीर से वो कहीं ना कहीं है इस ब्रह्मांड में, किसी न किसी फॉर्मेट में है, हीट के रूप में हो सकता है, अलग अलग फॉर्म में हो सकता है। तो जिस तरह से ये वाटर का आप ये देख रहे हैं कंसेप्ट, बिल्कुल उसी तरह कौन काम करता है, एनर्जी। एनर्जी भी पूरे ब्रह्मांड का टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहता है, केवल यह अपना क्या कर सकता है, स्वरूप बदल सकता है, केवल ये रूप बदलता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यांत्रिक ऊर्जा में बदल गया, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल गया, केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में बदल गई, बस यही होती है। बाकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। इसको हम कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो याद रखना फिजिक्स में आगे जब भी मैं संरक्षण शब्द बोलूंगा ना, तो उसका मतलब आपको समझना होगा कि वो चीजें ना तो बढ़ सकती है और ना ही घट सकती है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी वो चीजें। ठीक है, फिर से वापस आइए, हमने 100 जूल ऊर्जा देकर इसको क्या करा था, खर्च करके घर्षित करा। ये 100 जूल ऊर्जा कहां गया, सोचिए। फिर से मैं इसको समझा रहा हूं, क्योंकि आगे भी हमें काम है, लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक आएगा चैप्टर नंबर 4 में, वहां भी ये सब चीजें हमें समझ आएगी, इसलिए ये समझना है वहां पर, इसलिए पहले मैं यहीं पर इसको क्लियर किए देता हूं, वहां पर थोड़ा आसान रहेगा आपको। ये अर्थ का सरफेस है और सरफेस पर मान लीजिए एक पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर, ये, और ये पत्थर 2 किलोग्राम का है, 2 किलोग्राम का है। अर्थ इस पर फोर्स लगाएगी नीचे, अर्थ किसी वस्तु पर mg फोर्स लगाती है सेंटर की तरफ, m का मान है 2 और g पृथ्वी का त्वरण है, ग्रेविटी है, इसका मान 9.8 या हम मोटा मोटी 10 लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 गुना 20 न्यूटन। तो 2 kg के वस्तु पर अर्थ 20 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। अब इस वस्तु को हमें क्या करना है, यहां से उठाकर यहां लानी है। ये देखें, यहाँ एक छत है और इस छत पर, और छत की हाइट है 10 मीटर, तो इस वस्तु को यहां से उठाकर इस छत पर लानी है। तो छत पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये सबको मालूम है, इसको उठाना पड़ेगा। उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा आपको। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ऊपर, तो आंसर है जितना mg लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है, तो कम से कम 20 न्यूटन आपको ऊपर लगाना ही पड़ेगा। 20 से कम लगाएंगे तो नहीं उठेगा। ऐसा नहीं कि आपने फोर्स लगा दिया बस तो उठ जाएगा, एक फिक्स क्वांटिटी की आपको फोर्स लगानी पड़ती है, जितना mg नीचे लग रहा है। आपको 1 क्विंटल का बोरा कहेगा उठाओ, आप नहीं उठा पाएंगे, क्यों,
क्योंकि उस पर mg नीचे ज्यादा लग रहा है और आप ऊपर फोर्स कम लगा पा रहे हैं। तो हमें इस वस्तु पर ऊपर फोर्स लगाना होगा, mg के बराबर फोर्स लगाना होगा, तब जाकर ये उठेगा। ठीक है, हमने mg के बराबर फोर्स लगाया और इसको उठाया, उठाकर पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक लाया इस पत्थर को। तो पॉइंट ए से बी तक लाने में हमने कुछ वर्क करा, कुछ कार्य करा। क्यों कार्य करा? क्योंकि हमने फोर्स लगाकर क्या किया? विस्थापन। फोर्स लगना और विस्थापन होना फिजिक्स में क्या कहलाता है? कार्य। फोर्स लगना और विस्थापन होना कार्य कहलाता है। और कार्य बराबर फॉर्मूला भी होता है फोर्स इंटू विस्थापन। फोर्स हम mg लगा रहे हैं और विस्थापन हमने h किया, तो हमने mgh वर्क करा। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। किसी वस्तु को ऊपर उठाने में कितना वर्क होता है? mgh वर्क होता है। m मास, g ग्रेविटी, h हाइट, कितना ऊपर आप उठा रहे हैं उसको, mgh वर्क करना पड़ता है ऊपर उठाने में। mg का मान 20 न्यूटन है, mg 20 न्यूटन और h 10 मीटर है यहाँ, तो ये हो गया 200 न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं? जूल। तो हमने कितना ऊर्जा, कितना वर्क किया? हमने 200 जूल ऊर्जा खर्च करके इसको छत तक लाया। ये 200 जूल ऊर्जा कहाँ गया हमारा? सोचिए, यहां भी ऊर्जा खर्च हुआ और यहां भी आपको हिसाब देना होगा। 1000 लीटर पानी था, अब 999 है, तो मैं बोलूंगा 1 लीटर पानी कहाँ गया? तो आप बोलेंगे डस्टबिन में गया। उसी तरह यहां भी बताना है, हमने ऊर्जा खर्च के इसको यहां तक लाया, 200 ऊर्जा हमने खर्च किया, एक तरफ ऊर्जा खर्च हुआ तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं होगा। कहां पर है? जाकर देखो छत पर है कि नहीं। तो ये एनर्जी जो आपने खर्च किया, ये एनर्जी इस पत्थर के पास स्टोर हो गया, संचित हो गया, और इस एनर्जी को हम कहते हैं स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा आगे भी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। तो इस पत्थर के पास कितना पोटेंशियल एनर्जी? नहीं, आपने जो ऊर्जा खर्च करा ना, वो ऊर्जा इस पत्थर के पास स्टोर है। कैसे पता चलेगा इसके पास स्टोर है? सोचिए, आपने कितना वर्क किया? mgh, और आप क्या बोल रहे हो? ये mgh ऊर्जा इस पत्थर के पास स्टोर है। क्या सच में स्टोर है इसके पास, या केवल आपको रिझाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, कहानी टाइप का? एक चीज क्लियर रखना है, किसी भी वस्तु को ऊपर उठाने में कितना वर्क होता है? mgh, और यही mgh वर्क उस वस्तु में संचित हो जाता है किसके रूप में? स्थितिज ऊर्जा के रूप में। मैं बोलूंगा इस कैमरा के पास स्थितिज ऊर्जा है या नहीं? हाँ है, क्योंकि कभी ना कभी इसको उठाया गया होगा नीचे से। जिस समय उठाया गया होगा उस समय mgh वर्क हुआ होगा, और वो mgh वर्क एनर्जी इसके पास अभी है स्थितिज ऊर्जा के रूप में। क्या सच में इसके पास स्थितिज ऊर्जा के रूप में हमारी एनर्जी है 200 जूल? ये हमें पता करनी है। तो किसी वस्तु के पास ऊर्जा है या नहीं, ये पता करने का क्या तरीका है? उससे काम करवा लो। यदि वो काम कर रहा है तो उसके पास ऊर्जा है, नहीं काम कर रहा तो एनर्जी नहीं है। एनर्जी है या नहीं ये पता करने का यही एक तरीका है, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को ही हम ऊर्जा कहते हैं। यदि ये पत्थर हमारा कोई काम कर रहा है, दैट इज इसके पास हमारा एनर्जी है। यदि काम नहीं कर रहा है, हमारा एनर्जी इसके पास नहीं है, तो फिर आपको हिसाब देना पड़ेगा कि ये कहाँ गया। तो सोचिए, ये कोई वर्क करता है या नहीं? कर सकता है, करेगा कि नहीं? ये वर्क कर सकता है। आप अपना मुंह यहाँ लाओ, रख दो दांत के साथ यहाँ पर, और मैं इस पत्थर को यहाँ से क्या करता हूँ? गिरा देता हूँ। ये आएगा और आपके दांत को हिट करेगा और फोर्स लगाकर उसको विस्थापित कर देगा। बताइए वर्क हुआ या नहीं हुआ? एक टरबाइन लगा दीजिए, पंखे, ये पत्थर आया यहां से और इस टरबाइन को क्या किया? हिट किया, तो टरबाइन क्या हुआ? घुमा। अच्छा, इस पत्थर के पास अभी कौन सी ऊर्जा? लेकिन जब ये यहां से चलेगी तो ये गति में आएगी, इसको हम गतिज ऊर्जा कहेंगे। तो इसकी स्थितिज ऊर्जा बदल रही है किसमें? गतिज ऊर्जा में। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि ज्यों ज्यों नीचे आएगा इसका वेग बढ़ेगा और हाइट घटेगा, और हाइट घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा भी घटता चला जाएगा, लेकिन गतिज ऊर्जा इसका बढ़ता चला जाता है।
गतिज ऊर्जा को दूसरी भाषा में यांत्रिक ऊर्जा भी हम कहते हैं। तो जब ये टरबाइन तक पहुंचेगा तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी 200 जूल। तो टरबाइन को भी घुमा दिया। टरबाइन का घूमना वर्क है या नहीं है? इट मींस इस पत्थर के पास एनर्जी था, जिस एनर्जी से इन्होंने वर्क करा, टरबाइन को घुमाया। टरबाइन घूम रही है तो टरबाइन के पास कौन सी ऊर्जा? गतिज यानी यांत्रिक। गतिज बोलिए यांत्रिक बोलिए। टरबाइन घूम रही है और आप ऐसा सोचकर चलो कि लगातार यहां से पत्थर गिर रहा है। टरबाइन लगातार घूम रही है। पत्थर की जगह आगे जाकर हम पानी समझ लेंगे। पानी भी टरबाइन को क्या कर सकता है? घुमा सकता है। तो ये टरबाइन घूम रहा है। अब जब टरबाइन घूम रहा है तो हम क्या करते हैं, मैकेल फैराडे साहब का एक मशीन लाते हैं, जनरेटर, और इस जनरेटर को इस टरबाइन से क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो जनरेटर का ये चक्का घूमता है, आर्मेचर, और सबको मालूम है जनरेटर का आर्मेचर घूमेगा तो क्या बनेगी? इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, विद्युत ऊर्जा। ये देख लीजिए। तो जनरेटर को हमने कौन सी ऊर्जा दिया? यांत्रिक। हमें क्या मिल रहा है? विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। तो हमें विद्युत ऊर्जा मिल गया। अच्छा, जनरेटर जब घूमती है तो विद्युत ऊर्जा बनती है। किस चीज से घूमनी चाहिए जनरेटर? डीजल से घूमनी चाहिए या पेट्रोल से, या बस घूमनी चाहिए? जिस चीज से भी घूमे उससे कोई बहस नहीं है। जब जनरेटर घूमेगी तो करंट बनती है। क्यों बनती है ये सब चैप्टर नंबर 6 की बात है, जब ईएमआई हम लोग नहीं, हाँ चैप्टर नंबर 6 में ईएमआई जब हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत ऊर्जा बना। अब विद्युत ऊर्जा हम क्या करते हैं? एक बल्ब को देते हैं। ये बल्ब है, एक बल्ब को हमने विद्युत ऊर्जा दिया, इन्होंने क्या बना दिया? प्रकाश ऊर्जा बना दिया। पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखिए क्या हो रही है। एनर्जी अपना रूप बदल रहा है, और एनर्जी जब रूप बदल रहा है, देखिए विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदला तो हमारा काम हुआ। कौन सा काम? हमें प्रकाश मिला। यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदला तो हमारा काम हुआ, ये आर्मेचर क्या हुआ? घुमा। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में हम क्यों बदलते हैं? आंसर है अपना कार्य करने के लिए। ये एक टेक्निकल वर्ड है, इसको याद रखना है। ऊर्जा अपना कार्य करने के लिए ही हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। यदि हमें कार्य नहीं करना हो तो हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदलेंगे, हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पेट्रोल के पास कौन सी एनर्जी? केमिकल। लेकिन पेट्रोल पीकर हम दौड़ नहीं सकते मानसी तक। तो हम क्या करते हैं? पेट्रोल को किस में देते हैं? गाड़ी में देते हैं। गाड़ी उस पेट्रोल से क्या बनाती है? हीट। हीट इंजन उसमें लगा रहता है, और वो हीट इंजन बाइक को धक्का देती है, तो कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा बनती है। फिर से सुनिए, हमें अपना वर्क करने के लिए ही ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना पड़ता है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम यह है कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलने के लिए बीच में हमेशा एक क्या चाहिए? हाँ, एक डिवाइस चाहिए। हमेशा एक मशीन चाहिए, हमेशा एक डिवाइस चाहिए। बिना मशीन का हम ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदल सकते हैं। बड़े स्तर पर हमेशा एक डिवाइस चाहिए, और कोई भी डिवाइस किसी भी ऊर्जा को किसी रूप में बदल नहीं सकता। उसका अपना एक फिक्स रहता है कि ये मशीन इस ऊर्जा को इसी ऊर्जा में बदल सकता है। जैसे जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल सकता है, उसी तरह बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा बना सकता है। पंखा, ये विद्युत ऊर्जा हम किसको दे देते हैं? पंखा को। तो पंखा क्या होगी? घूमेगी। तो कौन सी ऊर्जा? तो पंखा एक ऐसा मशीन है जिसको विद्युत ऊर्जा देते हैं और ये यांत्रिक ऊर्जा हमें बनाकर देती है। उसी तरह हमारा शरीर कौन से ऊर्जा को एब्जॉर्ब करती है? हीट, केमिकल एनर्जी। खाना में कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। और उस केमिकल एनर्जी को हमारा शरीर किस में कन्वर्ट करता है? हीट में। और हम तब काम कर पाते हैं, चल पाते हैं। नहीं खाएंगे तो नहीं चल पाएंगे। लेकिन हमारा शरीर केमिकल एनर्जी का ही उपयोग कर सकता है और उसको क्या बना सकता है? हीट बना सकता है। तो अलग अलग डिवाइस अलग अलग ऊर्जा को अलग अलग रूप में क्या कर सकता है? बदल सकता है। लेकिन हमारे पास जो मैक्सिमम डिवाइस है, अधिकतम जो मशीन है, वो किस ऊर्जा का उपयोग करने वाला? विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाला मशीन है। अधिकतम मशीन हमारे पास विद्युत ऊर्जा पर चलने वाला डिवाइसेस है। फिर से मैं एक सेंटेंस बना रहा हूं। हम अपना काम करने के लिए ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं और हमारा काम होता है। काम किससे होता है?
ऊर्जा से। जब काम ऊर्जा से ही होता है तो डायरेक्ट हम ऊर्जा से ही क्यों नहीं काम करवा लेते, हमें ऊर्जा को बदलना क्यों पड़ता है? सोचिए, जब काम डायरेक्ट ऊर्जा से ही हम कर सकते हैं, फिर ऊर्जा को हम बदलते क्यों नहीं, डायरेक्ट ऊर्जा से ही हम क्या करा लेते हैं, काम करा लेते हैं। क्यों? वही चीज, हमारे पास जो एनर्जी है वो किसी और रूप में है, और जो हमें एनर्जी चाहिए वो किसी और रूप में चाहिए। जैसे हमें एनर्जी कौन सा चाहिए, लेकिन विद्युत ऊर्जा डायरेक्ट मौजूद नहीं है। हमारे पास कौन सा ऊर्जा है, केमिकल, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, इस सब के पास कौन सी ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। तो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, लेकिन हमें चाहिए क्या, विद्युत ऊर्जा। तो हम दिमाग लगाते हैं कि केमिकल एनर्जी से किस प्रकार क्या बना सकते हैं, विद्युत ऊर्जा, और विद्युत ऊर्जा बनाकर फिर हम काम करते हैं। तो केमिकल एनर्जी को हम कैसे विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं, ये कोयला है, हजारों टन कोयला है, कोयला के पास कौन सी एनर्जी, केमिकल रासायनिक ऊर्जा, और कोयला में हमने आग लगाया तो कौन सा ऊर्जा मिला, हीट ऊर्जा। अब इस कोयला के ऊपर हम बहुत बड़ा बॉयलर रख देते हैं, और इसमें क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब ये वाटर को हीट करेगा तो वाटर क्या बनेगी, वाष्प, और चूंकि ये बर्तन बंद है तो बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। हम क्या करते हैं, यहाँ से पाइप जोड़ देते हैं और वाष्प को रास्ता दे देते हैं, तो ये वाष्प यहाँ से तेजी से क्या होगा, बहुत तेजी से भागता है यहाँ से, बड़े स्तर पर इसको सोचिए। तो ये कौन सी ऊर्जा हो गई, ये आंतरिक ऊर्जा। अब यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, टरबाइन, तो ये टरबाइन क्या हो रहा है, घूम रहा है। टरबाइन से क्या जोड़ देते हैं, जनरेटर, जनरेटर को यांत्रिक ऊर्जा मिला। अब जनरेटर यहाँ से क्या बना कर देगा, विद्युत ऊर्जा बना कर दिया। ये देखिए हमें क्या मिल गया, विद्युत। अब इसको आप बहुत बड़े लेवल पर सोचिए, मान लीजिए पूरे खगड़िया जितना जगह है उसमें यही चीजें हो रही है। हजारों पाइप यहाँ से गया है, हजारों पाइप से स्टीम जा रही है, और हजारों टरबाइन घूम रहे हैं, तो हजारों जनरेटर चल रहा है और हमें विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। देखिए हमें यहाँ विद्युत ऊर्जा मिल रहा है। अब विद्युत ऊर्जा से हम बहुत काम कर सकते हैं, पंखा घुमा सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, टीवी चलाकर लाइट साउंड प्राप्त कर सकते हैं, हीटर चला सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जो विद्युत ऊर्जा पर क्या करता है, काम करता है। लेकिन जरा देखिए विद्युत ऊर्जा, आपको लगता है कि विद्युत ऊर्जा डायरेक्ट है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। कहीं पर क्या हो रहा है, ये सारा प्रोसेस हो रहा है, ये प्लांट काम कर रहा है कहीं पर। जैसे हमारे यहाँ भी विद्युत ऊर्जा आ रहा है, इसके लिए भी ये प्लांट कहीं ना कहीं अभी काम कर रहा होगा, कोयला जल रहा होगा, जनरेटर चल रहा होगा। कहाँ से आती है इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास, मुजफ्फरपुर से। हमारा थर्मल प्लांट कहाँ है, मुजफ्फरपुर में शायद है। तो अभी मुजफ्फरपुर में ये प्लांट क्या कर रहा होगा, काम कर रहा होगा। अच्छा जरा सोचिए, कोयला खत्म हो गया तो क्या होगा, विद्युत मिलना बंद हो जाएगा। कभी कभी आप न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि देश में कोयले की कमी के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रभावित हो गई है। तो कोयला जिस दिन खत्म, इलेक्ट्रिसिटी खत्म, और इलेक्ट्रिसिटी खत्म तो मोबाइल चार्ज होना बंद, रील्स देखना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। फिर खाना में भी स्वाद खत्म हो जाएगा बिना रील्स का। तो ये प्रोसेस होती है। कोयला कैसा स्रोत है, लिमिटेड या अनलिमिटेड, लिमिटेड है। एक दिन इसको खत्म होना है। कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सब ऊर्जा का लिमिटेड सोर्स है। जिस दिन कोयला पेट्रोल खत्म हो गया उस दिन इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद, और जितना इलेक्ट्रिसिटी आप लेंगे उतना ही ज्यादा कोयला इधर क्या होगी, जलेगी, खत्म होगी। अब मुझे बताइए, विद्युत ऊर्जा का हम उपयोग करना चाहिए या दुरुपयोग, उपयोग करना चाहिए। रील देखने से क्या फायदा होता है, कुछ भी नहीं होता है, लेकिन घाटा होता है कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, यूज होता है। तो दिक्कतें, हम अपने भविष्य को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। हमें उतना ही इलेक्ट्रिसिटी यूज करना चाहिए जितना हमारी जरूरत होती है। तो इस तरह से हम, अच्छा डायरेक्ट हम केमिकल एनर्जी से विद्युत ऊर्जा नहीं बना सकते, ऐसा कर सकते हैं, हाँ ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास एक इंजन है जिसको डीजल इंजन कहते हैं। शादी विवाह में जनरेटर देखे हो, उसमें डीजल इंजन रहता है और उसमें डीजल डालते हैं। डीजल के पास कौन सी एनर्जी, केमिकल। वो केमिकल एनर्जी तुरंत क्या करती है, हीट बनाती है, और तुरंत आर्मेचर वहां घूमती है, तो तुरंत विद्युत ऊर्जा मिलती है। और इतना बड़ा प्लांट हमें नहीं बनाना पड़ता है, बैठाना पड़ता है। लेकिन डीजल भी क्या है, लिमिटेड
सोर्स है। डीजल से तो हमें गाड़ी भी चलानी है ना, डीजल से इलेक्ट्रिसिटी की जगह हमें गाड़ी भी चलानी है। कोयला से हमें गाड़ी नहीं चलानी है, पहले हमें कोयला से गाड़ी चलानी रहती थी, अभी नहीं चलानी है। इसलिए कोयला का भी केवल एक ही उपयोग है, क्या उत्पन्न करना, हीट उत्पन्न करना। लेकिन डीजल का काम केवल हीट उपयोग करना नहीं है, हीट उत्पन्न करना नहीं है। डीजल का काम हीट बनाती है, लेकिन डायरेक्ट हमको उससे हीट नहीं चाहिए, उससे हमें गतिज ऊर्जा भी चाहिए, इसलिए गाड़ी में भी हम उसका उपयोग करते हैं। तो डीजल इंजन से डायरेक्ट हम विद्युत ऊर्जा बना सकते हैं। अच्छा, एक चीज और आपको समझ आ रहा होगा यहाँ, हम क्या चाहेंगे, कोयला जल्दी जल्दी खत्म हो या धीरे से, धीरे से, लेकिन एक दिन इसको खत्म होना है। और आप हमेशा, मानव ये सोचता है कि जो चीजें खत्म होने वाली रहती हैं उसकी चिंता बढ़ जाती है, फिर वो नए स्रोत की खोज में लग जाता है। तो क्या कोई ऐसा स्रोत अभी तक हमने ढूंढा है जिससे हम विद्युत उत्पन्न कर सकें? हाँ, 1885 ईस्वी में हमारा काम इस पर हुआ था। हमारा काम होने का मतलब, मैं मानव जाति को लेकर बोल रहा हूँ। हर्ज साहब ने एक घटना की खोज की थी, विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें उन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि सन से जो लाइट आती है, अच्छा सन से जो लाइट आती है इसका क्या उपयोग करते हैं हम? कुछ नहीं करते हैं। बहुत पहले के बारे में सोचिए, सन से जो लाइट आती है इससे, इसका कोई उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम क्या करते हैं, कपड़ा सुखा लेते हैं, ये काम होता है। या फिर ज्यादा से ज्यादा अभी लाइट आएगी तो हम क्या करते हैं, शरीर सेक लेते हैं, लेकिन इससे बड़ा काम नहीं कर पाते। ये सब तो छोटा मोटा काम है। लेकिन 1885 के बाद हमें ये पता चला कि सन से जो लाइट आती है उस लाइट की एनर्जी का उपयोग करके हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, और बहुत ही कम प्रोसेस के साथ। हमने सोलर पैनल बनाया, और ये सोलर पैनल आगे पढ़ेंगे चैप्टर 14 में, सेमीकंडक्टर अर्धचालक से बनता है, जो हमारे देश में ना के बराबर है। सेमीकंडक्टर को हमने छत पर रख दिया, यहां से लाइट आया और ये डायरेक्ट क्या बना कर देता है, विद्युत बना कर देता है। सूर्य ऊर्जा का लिमिटेड या अनलिमिटेड सोर्स है? अनलिमिटेड है। आप भी देखेंगे और आपके वो जो होगा, जितना होगा वो सब भी देखेंगे, अनलिमिटेड है। तो मुझे बताइए यहां से हमें क्या एनर्जी मिलेगी, अनलिमिटेड टाइम तक क्या मिलेगी, विद्युत ऊर्जा हमें मिलेगी, अनलिमिटेड टाइम तक विद्युत ऊर्जा मिलेगी। लेकिन इसके लिए हमें एक मटेरियल चाहिए, कौन सा, सेमीकंडक्टर हमें चाहिए। सेमीकंडक्टर से ही हम सोलर और पैनल आगे जाकर बढ़ाएंगे। ये ऊर्जा के स्रोत की दुनिया में एक सबसे बड़ा खोज ये था। इससे बेहतर मुझे नहीं लगता है कि खोज हो सकता है। लेकिन फिर भी आदमी, मानव संतुष्ट कभी नहीं होता है। आज भी हम ऊर्जा के नए नए स्रोत की खोज में है, कि ऊर्जा का कोई नया स्रोत मिल जाए, ऊर्जा का कोई नया स्रोत मिल जाए जिससे हम एनर्जी बना सके। अभी फिलहाल एनर्जी का एक और स्रोत है जिसको आप लोग जानते होंगे, न्यूक्लियर प्लांट, न्यूक्लियर एनर्जी। हम यूरेनियम के नाभिक को जलाते हैं और वहां से हम क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। उसके लिए हम एक न्यूक्लियर प्लांट बनाते हैं, चैप्टर 14 में हम लोग पढ़ेंगे उसको, ये 13 में पढ़ेंगे न्यूक्लियर प्लांट को। ये एक ऊर्जा का स्रोत हमने ढूंढा और इसमें डायरेक्ट हम विद्युत ऊर्जा बना लेते हैं। ये बेहतर है या ये बेहतर है, ये बेहतर है। बट सेमीकंडक्टर की कमी के कारण हमारे देश में ये उतना फैल नहीं रहा है। धीरे धीरे आने वाले समय में जिस देश के पास ये सेमीकंडक्टर है उससे समझौता करके हम लोग इसको फैला सकते हैं। फिलहाल तो अभी ज्यादातर हम लोग इसी पर डिपेंडेंट है, कोयला वाले पर डिपेंडेंट है। लेकिन इसमें दिक्कत है, हजारों वर्कर्स को काम करना पड़ता है, पॉल्यूशन होती है, ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कतें आती है। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, छत के ऊपर क्या कर दो, रख दो और नीचे तार ले आओ और आपका पूरा इलेक्ट्रिसिटी आपको पूरी तरह से मिल रहा है। ये बड़ा ही पॉल्यूशन लेस प्रोसेस होता है और कोई व्यक्ति की इसमें जरूरत आने वाले समय में होगा। 20 साल के बाद भारत के हर एक घर के छत के ऊपर ये आपको देखने को मिलेगा। अभी भी बहुत सारे सरकारी भवन पर आपको ये सब देखने को मिल जाता है। चलिए, हाँ इसको हम लोग छोड़ते हैं। आप लोग आगे जाकर पढ़ेंगे लिखेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे, हो सकता है तो आगे जाकर आप ऊर्जा के नए स्रोत को खोजेंगे, कि ऊर्जा का कोई ऐसा नया स्रोत हो सकता है जिससे हम क्या पैदा कर सके, इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके। तो फिर आप वहां पर जो उस समय के टीचर होंगे उस समय के बच्चों को वो भी पढ़ाएंगे। अभी तक तो यही नॉलेज है हमारे पास। हाँ, हम लोग टॉपिक पर आते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा पूरे फिजिक्स में। टॉपिक पर आते हैं, हमने इसको घर्षित किया, घर्षण से क्या हुआ,
100 जूल ऊर्जा खर्च हुआ। अब आपको जवाब देना था कि ये 100 जूल ऊर्जा कहाँ गया, तो किसी न किसी रूप में होगा। किस रूप में है? तो याद रखना है, ये 100 जूल ऊर्जा से ये क्या हो गया, चार्ज। ये एनर्जी अब इसके पास किसके रूप में है, चार्ज के रूप में, विद्युत के रूप में है। यदि इसके पास एनर्जी है तो इसके पास कार्य करने की क्षमता भी होगी। क्या ये हमारा कोई कार्य करता है? हमने एक दिन दिखाया था, परसों तरसों। आप घर्षित कीजिए और कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास लाइए, ये कागज के टुकड़े को क्या करेगा, लिफ्ट कर लेता है। कागज के टुकड़े को लिफ्ट करना कार्य है या नहीं? बहुत छोटी कार्य है लेकिन कार्य है। इन्होंने कार्य करा, फिर से दोबारा हमने लाया, फिर से इन्होंने उठाया, तीसरी बार लाया, फिर से उठाया, चौथी बार लाया, अब ये नहीं उठा रहा है। हम क्या बोलेंगे, इसकी एनर्जी खत्म होगी। क्यों खत्म होगी? क्योंकि इन्होंने उतना एनर्जी का काम करके आपको वापस दे दिया, उतना एनर्जी का काम करके इन्होंने वापस दे दिया, यानी एनर्जी रिटर्न कर दिया। और जब ये नहीं उठाता है तो उस समय आप एक शब्द यूज करते हैं, ये क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो कोई वस्तु डिस्चार्ज हो गई, ये कब कहलाएगी, जब वो काम करके हमारा एनर्जी वापस कर देता है, हम बोलते हैं वो डिस्चार्ज हो गया। काम करके जब हमारा एनर्जी वापस कर देता है तब हम बोलते हैं ये डिस्चार्ज हो गया। उसी तरह आप दो पत्थर लीजिए और ऐसे कीजिए, क्या होगा, आप वहां देखना घर्षण से क्या हुआ, चार्ज। और चार्ज होने के बाद अब वो तुरंत एनर्जी आपको वापस करेगा, क्या होकर, डिस्चार्ज होकर। क्या वो एनर्जी वापस करता है उस समय? हाँ, आप देखना वहां चिंगारी निकलती है, यानी लाइट, वहां पर साउंड भी आता है कुछ, तो वो एनर्जी वापस क्या, किसके रूप में, और दोनों पत्थर थोड़ा थोड़ा गर्म भी हो जाता है। ये देखिए किसके रूप में एनर्जी वापस किया, लाइट, साउंड और हीट के रूप में एनर्जी वापस किया। और ये रोज आपके साथ होता होगा। आप अभी ठंडी का समय है और नायलॉन का कपड़ा जब आप खोलते होंगे ऐसे, तो कपड़े और रोए के बीच क्या होता है, घर्षण। घर्षण से कपड़े और रोए क्या हुआ, चार्ज। अब चार्ज होने के बाद तुरंत क्या होगा, वो तो वो एनर्जी वापस करेगा डिस्चार्ज होते समय, लाइट, साउंड और हीट के रूप में। क्या वहां एनर्जी वापस होती है इस रूप में? होती है। आप देखना वो जो रोए हैं वो चट चट की आवाज आएगी वहां से, कभी आप सुनेंगे बड़ा ही चट चट की आवाज आएगी साउंड के रूप में। और यदि रात का समय और आईना के सामने आप ये चीजें कर रहे हैं तो आईना में आपको चमकता हुआ लाइट दिखाई देगा थोड़ा थोड़ा, जब ये बड़े स्तर पर होता है। तो जब भी कोई वस्तु चार्ज होगी और चार्ज होकर डिस्चार्ज होगी, इस फॉर्म में वो क्या करेगी, एनर्जी वापस करेगी। आपने मोबाइल फुल चार्ज कर लिया, पढ़ने आ गए, और आप जब 10 बजे घर पर जाते हैं रूम पर, आपका दोस्तों मोबाइल देख रहा होता है, आपको गुस्सा आता है, बोलते हो आपकी जल्दी रखो, क्या हो जाएगा, आप क्यों बोल रहे हो डिस्चार्ज हो गया, हो जाएगा, क्योंकि वो रील्स देख रहा है, क्या निकल रहा है वहां से, लाइट। बिना लाइट का तो आप इमेज देख नहीं सकते हो, मोबाइल हीट भी हो रहा है, तो वो एनर्जी वापस कर रहा है मोबाइल, और आप ये शब्द यूज करते हैं। तो जब भी किसी वस्तु को ऊर्जा देकर हम चार्ज करते हैं और ये वस्तु हमें अपनी एनर्जी वापस करती है इन फॉर्मेट में, तो हम बोलते हैं कि वस्तु क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। और मुझे बताइए ये डिस्चार्ज वाली चीजें कहाँ होती है, बादलों में। बरसात के दिनों में आप देखना बादल से क्या आती है, लाइट, जिसको आप बिजली बोलते हैं। बादल से क्या आती है, साउंड, जिसको आप थंडर बोलते हैं। ये बिजली आना बादल से, बादल से थंडर आना किसका हिस्सा है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का हिस्सा है। दो बादले आपस में, बहुत सारे बादले आया और टकराया, कॉलिजन से चार्ज हुआ, और चार्ज होने के बाद उस चार्ज को हम कंट्रोल नहीं किए तो वो क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। तो लाइट भेजेगा वहां से, साउंड निकलेगी, एनर्जी तो वापस होना किसी फॉर्म में, तो ये लाइट साउंड के फॉर्म में वहां से एनर्जी वापस होती है। अच्छा, क्या बादलों में जो चार्ज बनती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं? सोचिए, आंसर नहीं, हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी अभी तक तो नहीं है। आप लोग क्या करते हो आगे इसका मैं गारंटी नहीं लेता, लेकिन अभी तक तो हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि बादलों के चार्ज को हम कंट्रोल कर सके। यदि कंट्रोल कर सकते तब तो मजा आ ही जाता। बादलों में इतना ज्यादा चार्ज बनता है, इतना ज्यादा चार्ज बनता है कि
कई महीनों तक हम उस चार्ज से क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, लेकिन उस चार्ज को हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फालतू में वो एनर्जी क्या बन जाती है, लाइट। और उस लाइट का कोई उपयोग है नहीं, उस लाइट का कोई उपयोग नहीं है। इतना ही उपयोग है कि वो लाइट जब मम्मी देखती है और आप छत पर रहते हैं तो 4 थप्पड़ मारकर अंदर कर देती है मम्मी, इससे ज्यादा उपयोग नहीं है। थंडर जो साउंड निकलती है, इसका भी कोई उपयोग नहीं, घाटा ये कि हमारे खिड़की का कांच क्या हो जाता है, चनक जाता है थंडर से, साउंड से। बाकी इस एनर्जी को अभी तक हमने कंट्रोल करने का तरीका नहीं सीखा हुआ है। तो बादलों में आपको याद रखना है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग प्रोसेस होती है। उसी तरह और इस चार्ज को कंट्रोल भी करना चाहा हमने, कई दफा करना चाहा, लेकिन संभव नहीं है, क्योंकि ये जमीन की बात नहीं है, आसमान की बात है। और 1-2 वैज्ञानिक का डेथ भी हो गया था, प्रोफेसर का, आप नाम सुने होंगे लोअर क्लास में। काइट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा है? हाँ, काइट एक्सपेरिमेंट में पता करने के लिए कि चार्ज कैसे बनता है और क्या होती है, क्या कंट्रोल कर सकते हैं, इसमें 1-2 प्रोफेसर का डेथ हो गया था पहले। फिर उसके बाद लोगों ने सोचना छोड़ दिया इस पर। लेकिन इंसान हमेशा कोशिश करता है कि चीजें संभव हो, पॉसिबल हो। हाँ, ये आपने हाईवे देखा होगा, हाईवे डिस्चार्ज वाला मैं जितना भी कंसेप्ट वो बता रहा हूं, आपके डीपीपी में भी रहेगा ये सब। हाईवे पर आप कई बार देखते होंगे टैंकर गाड़ी, जो क्या ले जा रही है, पेट्रोल या डीजल ले जा रही है। पेट्रोल और डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, इसको सबसे ज्यादा क्या पसंद है, चिंगारी। आग नहीं, आग तो बड़ा चीज हो गया ना, इसको बस चिंगारी पसंद है, चिंगारी दे दो फिर ये दोनों मस्ती करता है। यदि थोड़ा भी चिंगारी इसको आ जाए तो पूरा आग लग जाएगा गाड़ी में। अब जब ये गाड़ी हाईवे पर चलती है, नेशनल हाईवे पर, जहां पर स्पीड अधिक होती है, राष्ट्रीय राजमार्ग पर, तो हवा का कण आता है और इसके साथ क्या होता है, घर्षण होता है। घर्षण से क्या पैदा हो जाएगी, यहाँ चार्ज। और यदि इस चार्ज को हमने कंट्रोल नहीं किया तो ये क्या होगा, और डिस्चार्ज होगा तो ये लाइट, साउंड, हीट। साउंड को तो छोड़िए, यदि ये चिंगारी बना दिया तो यहाँ आग लग जाएगी। और ऐसा आधुनिक दुनिया में बहुत जगह होते रहता है, पहले भी होता था, आज भी ये चीजें होता रहता है। तो इसका क्या उपाय है, यहाँ पर आग लगने से बचाने का क्या तरीका है, एक ही तरीका है कि इस पर ये आग ना लगे, इस पर यानी चिंगारी उत्पन्न ना हो। चिंगारी नहीं उत्पन्न होगा, इसके लिए हम चाहेंगे ये डिस्चार्ज ना हो, डिस्चार्ज ना हो इसके लिए ये चार्ज ही ना हो, और चार्ज ना हो इसके लिए हवा के साथ इसका घर्षण नहीं होना चाहिए, और हवा के साथ घर्षण ना हो इसके लिए, घर्षण ना हो इसके लिए 2 चीजें होगा, या तो हवा ही नहीं होना चाहिए या तो गाड़ी ही नहीं चलना चाहिए। क्या चीज आप करोगे, गाड़ी नहीं चलाओगे या हवा को हटा दोगे, हवा को हटा देंगे। चलो ये चीज हम केवल सोच ही सकते हैं कि हवा को क्या करें, हटा दे। यदि एक्चुअल में हटा दिए तो फिर दोबारा नहीं सोचेंगे उसके बाद क्या हुआ, मर जाओगे, ऑक्सीजन होगा ही नहीं। गाड़ी को भी चलाते रहना है, क्यों चलाते रहना है, क्योंकि गाड़ी बनाया किस लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमने बनाया। आप अपने घर के अंदर ही पेट्रोल का खदान थोड़े खोले हुए हो कि वहीं से डायरेक्ट पेट्रोल निकाल कर बाइक में रख लिए हैं, ट्रांसपोर्टेशन तो होती ही है। तो गाड़ी नहीं रोक सकते हैं, हवा नहीं रोक सकते हैं, हवा रहेगा ही। और खुले जगह में हवा को हटाना बड़ा ही मुश्किल है, यहाँ से हवा हटाओगे दूसरा हवा आकर इस जगह को क्या करेगा, भर देगा। तो घर्षण होगा ही, घर्षण होगा तो चार्ज होगा ही, डिस्चार्ज होगा, चिंगारी उत्पन्न होगी। हम क्या करते हैं, ये तरीका अपना सकते हैं कि जब ये चार्ज होगा ना, इस चार्ज को यहां से तुरंत क्या कर दे, हटा दे। ये एक संभव है, इसको डिस्चार्ज होने से पहले ही चार्ज को क्या करें, हटा दें। और हम ऐसा कर सकते हैं, हमने क्या किया, एक लोहा का जंजीर इसमें बांध दिया और ऐसे टच कर दिया जमीन से, केवल ये जमीन में टच है। अब जो ही ये चार्ज इकट्ठा होगा, ये चार्ज देखिए, यहाँ चार्ज इकट्ठा होगा तो यहाँ का वोल्टेज बढ़ेगा, मान लीजिए 0.1 वोल्ट। और पृथ्वी का विभव सबको मालूम होना चाहिए, कितना वोल्ट, 0। पैर झुलाना बंद करो बच्चा। अर्थ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है, हमेशा याद रखना, आगे भी काम आएगा चैप्टर 2 वगैरह में। और चार्जेज हमेशा कहां से कहां चलता है, उच्च विभव से, पानी में भी ऐसे ही होता है, उच्च हाई प्रेशर से लो प्रेशर पानी,
चार्ज उच्च विभव से निम्न विभव, उष्मा उच्च ताप से निम्न ताप, ये नेचर का रूल्स है। ये देखिए, ये चार्ज यहाँ से धराधर, या यहाँ लगा दीजिए जंजीर लोहे का, यहाँ से ये चलेगा और लोहे के जंजीर से होकर कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। और अर्थ इतनी बड़ी वस्तु है कि इतना चार्ज जाने से अर्थ चार्ज नहीं होता। अर्थ को कितना भी इलेक्ट्रिसिटी दो वो चार्ज नहीं होगा, बहुत बड़ी वस्तु है अर्थ। ये चार्ज चला गया और ये डिस्चार्ज होने से बच गया। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाली टंकर गाड़ियों के पीछे लोहे की जंजीर जमीन को रगड़ती हुई चलती है, क्यों? लिखेंगे घर्षण के कारण उत्पन्न चार्ज को जमीन में भेजने के लिए लोहे की जंजीर को जमीन के संपर्क में रख दिया जाता है, जिससे घर्षण के कारण उत्पन्न चार्ज इस जंजीर से होते हुए जमीन में चला जाता है। अतः गाड़ी पर चिंगारी उत्पन्न नहीं होता है, अतः गाड़ी जलने से, आग लगने से बच जाता है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसका आंसर भी होगा टीपीपी में। हवाई जहाज आपने देखा होगा कभी? ये देखें, कम से कम रील्स में तो आपने देखा ही होगा हवाई जहाज। ये हवाई जहाज है और हवाई जहाज का ये टायर्स है। टायर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, रबर वाले मटेरियल जैसा बना रहता है ये, और ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है। ये चार्ज को जाने नहीं दे सकता है। अब जब हवाई जहाज रनवे पर लैंड करती है तो डायरेक्ट रुक जाती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, इतना तेजी से आगे बढ़ती है कि इस टायर और जमीन के बीच जबरदस्त घर्षण होता है। और जबरदस्त घर्षण होगा तो इसमें क्या इकट्ठा होगा, जबरदस्त चार्ज इसमें इकट्ठा होता है। और इस चार्ज को यदि हमने यहाँ से नहीं हटाया तो ये डिस्चार्ज होगा, और डिस्चार्ज होगा तो यहाँ चिंगारी उत्पन्न होगा, और चिंगारी उत्पन्न होगा तो ये रबर है, बरक जाएगा, और बरक जाएगा तो टायर खत्म हो जाएगा और ये हवाई जहाज क्रैश कर जाएगा। ये देख लीजिए, क्रैश कर जाएगा। हम नहीं चाहते कि हवाई जहाज क्या हो, क्रैश करे, तो इस चार्ज को यहाँ से तुरंत हटाना होगा ताकि चिंगारी ना बनाए। अब ये चार्ज को जमीन में भेजना है, आप कहोगे जमीन से टच ही है चक्का तो जमीन में चला जाना चाहिए। हाँ, ये जमीन में जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि चक्का जो है ना, टायर विद्युत का क्या है, कुचालक, ये खुद से होकर चार्ज को चलने नहीं देता है। तो हम क्या करते हैं, इस टायर के ऊपर सुचालक पदार्थ का लेपन लगा देते हैं। लेपन समझते हैं ना, अंदर में तो टायर ही है, लेकिन ऊपर ऊपर क्या करते हैं, सुचालक पदार्थ का हल्का सा लेपन लगा देते हैं, इस तरह से। अब जो भी चार्ज उत्पन्न होगा वो इस सुचालक पदार्थ से होते हुए ऊपर जाएगा या जमीन में, जमीन में, क्योंकि चार्जेस हमेशा लोअर पोटेंशियल की ओर जाता है, ये सारा जमीन में चला जाएगा। और यहाँ जितनी चिंगारी उत्पन्न होनी थी उतनी चिंगारी उत्पन्न थोड़ा बहुत फिर भी होगा, क्योंकि घर्षण यहाँ पर जबरदस्त घर्षण होता है, लेकिन हम बहुत बड़े चिंगारी को उत्पन्न होने से, बहुत बड़े मात्रा में हीट को उत्पन्न होने से बचा सकते हैं। तो आपके एग्जाम में पूछ सकता है वायुयान के टायर के ऊपर सुचालक पदार्थ का लेपन कर दिया जाता है, क्यों? लिखेंगे वायुयान का टायर और जमीन के बीच घर्षण से उत्पन्न चार्ज को पृथ्वी में भेजने के लिए वायुयान के टायर पर सुचालक पदार्थ का लेपन लगा दिया जाता है, जिससे चिंगारी उत्पन्न ना हो और टायर बरकने से क्या हो जाए, बच जाए। ये हमारा डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट है। इतना ही घटना आपको याद रखना है डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट पर। लिखे तो परिभाषा, लिखे जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को जब किसी वस्तु को ऊर्जा देकर चार्ज किया जाता है, जब किसी वस्तु को ऊर्जा देकर चार्ज किया जाता है, जब किसी वस्तु को ऊर्जा देकर चार्ज किया जाता है। अच्छा, एक सवाल बहुत लोगों के दिमाग में हो सकता है कि सर आप ये तो बता दिए यांत्रिक विद्युत, विद्युत प्रकाश बन गया, फिर प्रकाश ऊर्जा कहाँ जाता है? ये एक सवाल हो सकता है दिमाग में। तो याद रखना है, दुनिया का कोई भी एनर्जी है लास्ट में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हीट में। लास्ट में ये जो लाइट निकल रही है दीवार पर जाकर लगती होगी, आपके शरीर पर लगती होगी, और वहां एक हीट पैदा होती है, और वो हीट, आपको हीट कहाँ गया, कोई दिक्कत नहीं, हीट वातावरण में क्या हो गया, फैल गया। आपको वातावरण में फैल गया तो हमको अभी तो ठंडी लग रहा है, स्वेटर पहनना पड़ रहा है। ये वातावरण इतना बड़ा है कि छोटे मोटे हीट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो दुनिया की हर एक प्रकार की एनर्जी लास्ट में किस में बदलेगी, हीट में, और हीट इस एनवायरमेंट में रेडिएट आउट हो जाता है।
जब किसी वस्तु को ऊर्जा देकर चार्ज किया जाता है तथा तथा जब वह वस्तु तथा जब वह वस्तु तथा जब वह वस्तु लाइट तथा जब वह वस्तु लाइट तथा जब वह वस्तु लाइट कॉमा साउंड साउंड ध्वनि आवाज लाइट कॉमा साउंड साउंड लाइट ऐसे लिख रहा है। चलो अच्छा, इससे बड़ा देशभक्ति क्या हो सकता है। हमारा हिंदी जो है राष्ट्रभाषा है, अच्छी बात है। लाइट साउंड कॉमा हीट के रूप में हीट के रूप में हीट के रूप में तथा जब वह वस्तु लाइट हीट साउंड के रूप में अपनी ऊर्जा वापस करती है क्या बोलिए अच्छा वापस करती है तो यह प्रक्रिया डिस्चार्ज कहलाती है। 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 कल हम लोग छुट्टी रखेंगे, मंडे से आएंगे। ये आपके जीवन का लास्ट संडे है जिसमें आपको छुट्टी रहेगा। उसके बाद हमारे यहाँ छुट्टी नहीं रहती है संडे को। निकलिए निकलिए जल्दी निकलिए।